हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जब से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट करा गया है या फिर थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम की गाइडलाइन आई हैं, तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी। खासकर उन बच्चों ने जिनको प्रमोट कर दिया गया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक ही है कि आपके बीच में अवेयरनेस देना कि पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अब आप एक बात बताओ कि जो बच्चे ओपन बुक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो आप आराम से स्टडी मटेरियल से टेप कर लिख दोगे? एक तो पहली चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हाँ ठीक है, एक दो पॉइंट आप स्टडी मटेरियल से या फिर जिस भी सोर्सेज की आप हेल्प ले रहे हो वहाँ से उठा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एकदम 100% उसको कॉपी पेस्ट करना भी तो गलत है ना। वो भी तो आप नहीं कर सकते ना। वो करोगे तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा उसका। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। देखिए, ओपन बुक जो एग्ज़ाम है इसकी मदद भी वही बच्चा ले सकता है जिन्होंने स्मार्ट वर्क करा होगा। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टडी मटेरियल की जो लैंग्वेज है उसको किस तरीके से मैं अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकता हूँ, ताकि टीचर को ये ना लगे कि इस बच्चे ने कुछ मेहनत तो करी नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल का टीप दिया है। ठीक है। अच्छा, अब जो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा इसके अंदर जो है आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप यार स्मार्ट वर्क करो ना, आप पहले से ही नोट्स बनाकर रख लो। अब नोट्स से मेरा मतलब है अपनी लैंग्वेज में नोट्स, ये नहीं कि कहीं से नोट्स परचेज कर लिए उसी को पढ़ाई चले आ रहा हो, उसी में घुसे हुए हो। अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर लिखो भाई। आंसर भी तो लिखोगे अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम के अंदर, तो अभी से उसके मोटे मोटे पॉइंट्स बनाकर लिख लो कि अगर ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो मैं इसी पॉइंट्स में से आंसर बनाकर पेपर में लिखूँगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और यार देखो, ओपन बुक एग्ज़ाम जब होगा ना तो 95% काम आपको आंसर लिखने में लगाना है। बाकी का 5% स्टडी मटेरियल में से आंसर ढूंढने या फिर जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से आंसर ढूंढने में लगाना है। ठीक है। अच्छा, अब आप में से सवाल बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, मेरी फर्स्ट ईयर में बैक है, मेरी फलाना ईयर में बैक है। तो यार देखो, ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। बार बार इस चीज़ को पूछने का कुछ फ़ायदा नहीं है। वीडियो मैंने बना दी है, नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लीजिए। ठीक है। अगर फिर भी मन को शांति नहीं मिलती है तो एक ईमेल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस ईमेल पर क्वेरी डालिए। फिर भी आप अगर आपको हमारी वीडियो से भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस ईमेल पर क्वेरी डालिए, हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, आपको वहाँ से जल्द ही रिप्लाई आ जाएगा। और कोशिश ये करिए कि कल क्वेरी डालिएगा, मंडे में, वर्किंग डे में। आज संडे छुट्टी होती है तो आज मत डालिएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग सवाल पूछो कि सर कि ओपन बुक एग्ज़ाम में किस तरीके से होगा। देखिए, मैंने इसके ऊपर भी बार बार आपसे कहा है कि यूनिवर्सिटी मॉक टेस्ट रिलीज़ करेगी। उस मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से लेकर आंसर शीट स्कैन करने तक सारा प्रोसीजर समझाया जाएगा आपको। तो आप कृपया करके बार बार ये ना पूछें कि मैं कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करूँगा, आंसर शीट कैसे स्कैन करूँगा। जब यूनिवर्सिटी खुद ये कह रही है कि हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे जिसमें आप ये अवेयर हो जाओगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किस तरीके से करना है और जो आंसर शीट है उसको किस तरीके से स्कैन करना है, खुद यूनिवर्सिटी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी। तो आपको अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी का जो टाइम है आपको अपना नोट्स बनाने में लगाना है और जो आपका मटेरियल है, जो क्वेश्चंस हैं, वो देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसका पहले से ही मैं आंसर क्रिएट करके रख लूँ। ठीक है। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि A4 साइज शीट में लिखूँ, लाइन वाले में लिखूँ या बिना लाइन वाले में लिखूँ। तो यार आप लोग प्लेन शीट पे लिखोगे। जो अभी तक OBE की गाइडलाइन आई हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप प्लेन शीट पर लिखोगे। अब आप ये पूछोगे कि शीट के ऊपर क्या क्या लिखना चाहिए, नाम, रोल नंबर वगैरह, उसमें मैं क्या क्या लिखूँ। देखो, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि शीट के ऊपर आपको क्या क्या लिखना है। हाँ, इतना ज़रूर क्लैरिटी है कि हर शीट पर आपको वो सीरियल नंबर ज़रूर लिखना है। जैसे आप एक शीट लिख रहे हो तो उस पर 1 लिखोगे, फिर उसके बैक साइड पे लिखोगे तो उस पर 2 लिखोगे सबसे ऊपर। इतनी अभी तक क्लैरिटी है। अच्छा, फ्राइडे के दिन एसओएल की वेबसाइट पर सुबह के टाइम पर एक मैनुअल रिलीज़ हुआ था 25 पेजेस का। उस मैनुअल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही वो मैनुअल वेबसाइट से हटा लिया गया।
अब ऑब्वियसली इसीलिए हटाया गया होगा क्योंकि वो उस मैनुअल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैनुअल जो था वो था सभी के लिए, रेगुलर सोल और एनसीएफ, लेकिन आया वो सिर्फ एसओएल की वेबसाइट पे था और 1 घंटे के अंदर हट भी गया था। तो उस मैनुअल के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो हट गया है वेबसाइट से, ठीक है, तो उसको भी अभी हम भूल जाते हैं। अब मैं आता हूँ असाइनमेंट की तरफ। जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं कि हमारा असाइनमेंट का क्या होगा, तो इसका जो असाइनमेंट है इसका बार बार सवाल पूछने का कुछ फ़ायदा है नहीं। आप बार बार मुझसे सवाल पूछोगे कमेंट में तो मैं एक ही रिप्लाई दूंगा, वेट फॉर ऑफिशियल नोटिस, वेट फॉर ऑफिशियल नोटिस। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोल दूँ, अभी एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप में और एक डेमो असाइनमेंट भी सर्कुलेट हो रहा है, एक टीचर ने सेंड करा है बच्चों को कि बच्चों ऐसा असाइनमेंट आएगा, इस तरीके से आपको बनाना है, मिनिमम 6 पेजेस का, मैक्सिमम 8 पेजेस का। तो कुछ चीज़ें उसमें बताई गई हैं लेकिन वो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। अब आप बताओ, आप बोलोगे कि एक बार है जिसने ये छापा है कि हम बच्चे को 1 हफ्ते का टाइम देंगे असाइनमेंट अपलोड करने के लिए, हमारे क्वेश्चन पेपर रेडी हैं, हम वीडियो निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, वो सब बातें अखबार के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑफिशियल सोर्स, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तो हम असाइनमेंट की कोई भी गाइडलाइन आपको नहीं बता सकते। बता देंगे और अगर ऑफिशियल नोटिस में कुछ और ही निकला तो आप बोलोगे आपने तो ये बताया था लेकिन इसमें तो ये लिखा है, तो इस वजह से उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अब हम आते हैं वापसी पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद सोच के देखो, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहेंगे या फिर मास्टर लेवल में जाना चाहेंगे। तो यार उसके लिए ग्रेजुएशन तो रिक्वायरमेंट है ना, ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है ना। सपोज़ आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो और आप फिर इसको कंप्लीट करने के बाद एमकॉम करोगे या एमए पॉलिटिकल साइंस करोगे, तो उसके लिए एंट्रेंस दोगे। एंट्रेंस में क्या पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में जब आप अपना सब्जेक्ट ठीक से पढ़ोगे उसी के बाद तो आप एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे। जब आप ग्रेजुएशन में ही अपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो एंट्रेंस के टाइम पे जो फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है उसके बीच में तो 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। क्या उसी टाइम पे आप जो है ट्रस्ट करते हो, उसी पे निर्भर हो? अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। निर्भर आपको होना चाहिए जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, ठीक है। एक चीज़ तो दिमाग में रख सकते हो कि हाँ अब सर पे बर्डन नहीं है फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए कि हमारे एग्ज़ाम होंगे, लेकिन दिमाग में एक चीज़ ये रखो कि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। आप पढ़ोगे, सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको समझा सकते हो कि हाँ जी फर्स्ट ईयर में ऐसा था। जब वो भाई बहन आपसे पूछेंगे कि मुझे ये बता दीजिए, तो आपसे क्या कहोगे, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो मैंने पढ़ा ही नहीं। क्या ये जवाब दोगे उसको? नहीं दोगे ना। ये जवाब आपको तो वही देना पड़ेगा कि हाँ जी दिखाओ क्या पूछ रहे हो आप, मुझे समझाना है आपको, ये करना पड़ेगा ना आपको। तो ये करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा ना। असाइनमेंट आएंगे, अब आप पूछोगे असाइनमेंट में कितने मार्क्स का होगा, असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। देखिए असाइनमेंट जो होंगे ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, पहली चीज़ तो, ठीक है, ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट होंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चन कौन कौन से होंगे ये अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यार असाइनमेंट में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड तो होंगे। सपोज आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही असाइनमेंट होंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, और 8 सब्जेक्ट हैं, 8 असाइनमेंट होंगे। सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 6-7, तो जितने सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट का एक एक असाइनमेंट आपको बनाना है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। असाइनमेंट कितने भी मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, 50% लगेंगे उसी एग्ज़ाम में, समझ रहे हो, 50%। 100 में से 50% असाइनमेंट की वेटेज है। इग्नू के अंदर 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की, जब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वो, आपकी 50% वेटेज है। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो 100% वेटेज है असाइनमेंट की। तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट आपके लिए। तो असाइनमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए, कुछ भी क्वेश्चन असाइनमेंट में आए उसको लिखने के लिए थोड़ा दिमाग में नॉलेज भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गूगल से उठा के टिप दिया असाइनमेंट बना रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं आप। ये 12th का चक्कर नहीं है, 12th में आप प्रोजेक्ट फाइल बनाकर आए हो, उस पर काफ़ी डिज़ाइनिंग कर दी एक्सटर्नल को खुश करने के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पर कंटेंट काम आएगा, क्वालिटी काम आएगी। यहाँ पे आप टीचर वो नहीं दिखेगा कि बच्चे ने किस तरीके से हैंड राइटिंग का इस्तेमाल करा है अपना नाम लिखने में, वो नहीं दिखेगा टीचर। टीचर ये दिखेगा कि उसने आंसर में लिखा क्या है,
क्या उसने गूगल से टिप के लिख दिया या किसी के नोट से टिप से लिख दिया? ये सब नहीं दिखेंगे टीचर्स। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पढ़ाई है वो नहीं छोड़ो, ठीक है। थर्ड ईयर वालों के ऊपर आ जाता हूँ वापसी कि जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं जिनके ओपन बुक एग्ज़ाम है, देखो यार आपका स्ट्रेस है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके दिमाग में, मुझे ये बात पता है, ठीक है, और मुझसे ज़्यादा आपको ये बात पता है। तो देखो स्ट्रेस तो है, लेकिन स्ट्रेस के साथ साथ ये काम भी तो करना ज़रूरी है ही। अब देखो स्ट्रेस को हम लेकर बैठ जाएंगे तो ये काम नहीं होगा। स्ट्रेस के साथ साथ हमको पढ़ाई करते हुए चलनी है। 100% कैपेसिटी पे नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, 50% कैपेसिटी पे पढ़ लो। दिन में 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ो तो सही, कुछ तो फ़ायदा होगा पढ़ने का, होगा ना फ़ायदा। अच्छा, एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आप सोच रहे हो इंटरनेट इस्तेमाल करने की, तो यार पहले ही इस्तेमाल कर लो इंटरनेट। कोशिश ये करो कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, गूगल का अगर इस्तेमाल करोगे तो उसका अभी से इस्तेमाल करके अलग अलग फ़ोल्डर बना के रख लो फ़ोन के अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, या फ़ोल्डर नहीं तो पेज पर लिख लो, नोटबुक पे लिख कर रख लो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम पर ये गूगल की नोटिंग मत करना प्लीज़, नुकसान दे जाएगी आपको ये, समझ रहा हो। और हाँ, एक तरीके से ये भी मैं कहूँगा आपसे कि असाइनमेंट और ओबीई एक तरीके से सेम ही है, समझो। असाइनमेंट भी जिसको बच्चे को मिल रहा है ना, बस फ़र्क इतना है कि असाइनमेंट में टाइम दिया जाएगा है 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, लेकिन ओबीई में टाइम नहीं है, समझ रहा हो। तो आपको पढ़ाई करनी है, कुल मिलाकर बात ये है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। बस यही इस वीडियो में मैं आपको बताना आया था कि पढ़ाई करते रहो। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक और डिस्कस करनी है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का। कि काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा जो फ़ोन नंबर जो सोल में रजिस्टर था, या ईमेल आईडी जो सोल में रजिस्टर थी, वो तो बंद हो गई। क्योंकि दोस्तों गाइडलाइन में काफ़ी ज़्यादा बार ये बात बताई गई है कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में, तो उसको हम ईमेल कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। तो यार हमारा तो फ़ोन नंबर ही नहीं है, हम कैसे ईमेल व्हाट्सएप देंगे? तो देखो यार, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। और ये जो एसओएल के बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, लाखों में से हज़ारों बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रजिस्टर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो नहीं होगी, मतलब जो रजिस्टर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वो बंद हो गई होगी। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एसओएल निकालेगा इसके ऊपर। हो सकता है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल खोल दें कि आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर दो, ऐसा हो सकता है। जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ये करने में इनको कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपडेट करने का ऑप्शन मिले। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, हर बार नेगेटिव चीज़ों को सामने लाकर क्वारी नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं, हज़ारों बच्चों के साथ है। तो इस चीज़ को भी अभी दिमाग से निकालिए और दिमाग का जो फोकस है उस पर रखिए कि किस तरीके से मेरे को ओपन बुक एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क में कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल करिए बुद्धि का थोड़ा, तो चीज़ें सारी पॉजिटिव वे में जाएंगी। अब जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ों पर दिमाग लगाना है, जो चीज़ें नहीं हो सकती उस चीज़ों को छोड़ना है फ़िलहाल, ठीक है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा, अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगती हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और लाइक करें ना करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।